गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आपका फिर से L1 क्लासेस में। दोस्तों जैसे पीजीटी की और हमने टीजीटी की कुछ क्लासेस स्टार्ट की हैं, पिछले कुछ समय से चला रहे हैं और आज से हम यूजीसी नेट जेआरएफ वगैरह की क्लासेस भी चलाएंगे। तो उसके रिगार्डिंग ही हम लोग जो पहली क्लास है उसके जो सिलेबस के रिगार्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार का क्लास सिलेबस है और कहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, किस किस सेक्शन से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो उस सब्जेक्ट पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि चीज़ें समझने में काफ़ी आसानी हो जाए। तो दोस्तों चलते हैं पहली क्लास में। ठीक है, पहली स्लाइड में चलते हैं। दोस्तों ये हमारी जो संस्था है L1 क्लासेस, और इसी के थ्रू हम लोग आपको जो सभी क्लासेस हैं प्रोवाइड करेंगे। ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, सिर्फ ऑफलाइन क्लासेस नहीं हैं। तो L1 क्लासेस ये करके हमारा चैनल है, ये यूट्यूब चैनल है। टेलीग्राम से आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है। यूजीसी नेट, तो चूँकि मैं इतिहास ही आपको पढ़ाऊंगा, तो उससे रिलेटेड ही सब्जेक्ट की जो उससे रिलेटेड ही जो क्वेश्चंस हैं और उसी पे डिस्कस करेंगे। जिस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं और जिस प्रकार से सिलेबस होता है उस पे ही हम लोग डिस्कस करेंगे। और बाकी जो और टीचर्स हैं जो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे वो अपने सब्जेक्ट का डिस्कस करेंगे। क्योंकि इसमें एक पेपर कॉमन पेपर होता है, वो लगभग सभी के लिए इक्वली ट्रीट होता है। तो दोस्तों ये है यूजीसी नेट जेआरएफ। इसमें दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, और दोनों को 10-10 यूनिट में डिवाइड किया जाता है। पेपर जो फर्स्ट होता है वो जो पेपर फर्स्ट होता है वो कॉमन पेपर होता है, वो जो सभी लोगों के लिए समान पेपर होता है। मीन्स मतलब जो अपने सब्जेक्ट के अलावा जो अलग अलग दे रहे हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, इस तरीके से। और ये पेपर कॉमन पेपर होता है। यहाँ पे सबको एक जैसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब सबको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। और इस पेपर को लगभग 10-10 यूनिट में डिवाइड किया गया है, और ये इसकी पहली यूनिट है पेपर फर्स्ट की। और पेपर फर्स्ट की फर्स्ट यूनिट में हम क्या क्या देखते हैं, जो यूजीसी नेट शिक्षण योग्यता पाठ्यक्रम है। इसमें जो यूजीसी जो शिक्षण जो योग्यता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। जैसा कि जिन छात्रों ने बीएड किया होगा उनको इसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी कि किस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप यहाँ से किए जाते हैं शिक्षण से लेके। और इसमें यह है कि शिक्षण की अवधारणा, उद्देश्य, शिक्षा का स्तर, विशेषताएं और उसकी आवश्यकता। ठीक। दूसरा है शिक्षार्थी की विशेषताएं। एक शिक्षार्थी की कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए किशोर अवस्था में, वयस्क अवस्था में। ठीक है। और उनमें किस प्रकार के व्यक्तिगत अंतर होते हैं, उनकी जो क्षमताएं होती हैं, सीखने की जो लर्निंग पावर होती है, जिसको अधिगम बोलते हैं। तो इस प्रकार से वहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। मतलब शिक्षार्थी की विशेषताएं, शिक्षण की जो एजम्पशंस हैं, उद्देश्य हैं, जो टारगेट्स हैं, विजन है, उसकी विशेषताएं और आवश्यकता। तीसरे स्थान पे है शिक्षण को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं। ठीक। उसमें शिक्षक, शिक्षार्थी, सहायक सामग्री, शिक्षण सुविधाएं, सीखने का वातावरण और संस्थान। जैसे शिक्षक तो आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है। जो आपको किसी सब्जेक्ट के रिलेटेड ज्ञान देने की चेष्टा करता है और आपकी जो सभी जिज्ञासाएं हैं उस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। शिक्षार्थी का जो ज्ञान प्राप्त करने वाला होता है उसकी जो सहायक सामग्री का अर्थ है जिसके सहायता से आपको शिक्षा प्रदान की जा रही है। जैसे कि पेन हो गया, पेंसिल हो गया, डेस्क बोर्ड हो गया, और कॉपी, किताबें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं जिसमें आप जिसमें टेक्नोलॉजी का भरपूर प्रयोग किया जा रहा है। नेट की सुविधा हो गया, मोबाइल पे ऑनलाइन क्लासेस मोबाइल पे आप देख सकते हैं। ठीक है। इस तरीके ये सहायक सामग्री में आती है। शिक्षण सुविधाएं, उसमें जो शिक्षण सुविधाओं में जो किस प्रकार से मतलब कह सकते हैं उसका जो बिल्डिंग मटेरियल होता है, जो उसका जो उसको क्या बोलते हैं याद नहीं आ रहा है, जो मतलब किस प्रकार से वहाँ का इन्वायरमेंट है, बिल्डिंग किस प्रकार से बनी है, बिल्डिंग का वातावरण कैसा है, हवादार है या नहीं है, और उसमें बैठने की व्यवस्थाएं किस प्रकार से हैं। ठीक है। इस तरीके से उसको जैसे कि उसका इंफ्रा किस प्रकार का है, शिक्षण सुविधाएं, उसको इंफ्रा किस प्रकार का मिल रहा है, और सीखने का वातावरण और संस्थान। ठीक।
और चौथा है उच्च शिक्षण संस्थानों के शिक्षण के तरीके। उच्च शिक्षण संस्थानों से जैसे कि हायर एजुकेशन में आप जानते हैं ग्रेजुएशन लेवल में जब वो जाते हैं वहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके का एजुकेशन सिस्टम हो जाता है। वो हायर लेवल पे मतलब हर स्तर पे एजुकेशन का लेवल बढ़ता जाता है, तो वहाँ से जुड़ी हुई आपको तौर तरीके शिक्षक केंद्रित बनाम शिक्षक केंद्रित और शिक्षार्थी केंद्रित ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन। मैंने जैसे बताया है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस आजकल चल रही हैं कॉलेजेस वगैरह। जैसे कोरोना काल में आप लोगों ने देखा होगा कॉलेजेस वगैरह काफ़ी बंद हो गए थे, छुट्टियां चल रही थी और लॉकडाउन में तो लोगों को ऑनलाइन क्लासेस दे के मतलब शिक्षा से मतलब उनका जो शिक्षा का जो किसी प्रकार से गैप ना हो पाए शिक्षण कार्यों में, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस चला के लोगों को शिक्षा प्रोवाइड की गई थी स्टूडेंट वगैरह को। ठीक है, मूल्यांकन प्रणाली एवोल्यूशन प्रणाली है किस, ठीक है, उसके बारे में क्वेश्चन पुटअप होते हैं, जिसके तत्व प्रकार विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली मूल्यांकन कंप्यूटर आधारित परीक्षण नवाचार। ठीक है, ऑनलाइन परीक्षाएं, कंप्यूटर आधारित परीक्षा का अर्थ होता है ऑनलाइन परीक्षाएं। जैसे आजकल जैसे बैंकिंग में IBPS के थ्रू ऑनलाइन क्लासेस ऑनलाइन परीक्षाएं चलती हैं और बहुत सारी संस्थाएं जैसे रेलवे भी आजकल ऑनलाइन परीक्षाएं कराने लगी है। ठीक है, यूनिट 2 में हम देखते हैं UGC नेट रिसर्च एप्टीट्यूड पाठ्यक्रम है। इसमें जो रिसर्च से रिलेटेड जो क्योंकि आप UGC में जा रहे हैं और रिसर्च में जाएंगे, आप नेट और JRF करेंगे, PhD करेंगे, और उसका वो अनुसंधान से रिलेटेड होता है, रिसर्च से रिलेटेड होता है, तो उसका उस रिसर्च टॉपिक से क्वेश्चन आपके पुटअप किए जाते हैं। जैसे रिसर्च, उसका अर्थ क्या होता है, उसके प्रकार क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं, प्रत्यक्षवाद उत्तर प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण, अनुसंधान के तौर तरीके, मतलब अनुसंधान जो किस प्रकार से कितने प्रकार से किया जा सकता है, और ये प्रकार उसमें दिए हुए हैं प्रयोगात्मक, वर्णनात्मक, ऐतिहासिक, गुणात्मक और मात्रात्मक। ठीक है, अनुसंधान के चरण और थीसिस और लेखन प्रारूप, संदर्भ, अनुसंधान में ICT का अनुप्रयोग, ICT इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ICT का अर्थ होता है, और अनुसंधान नैतिकता। ठीक है, अगले उसमें देखते हैं, ये यूनिट 3 है। यहाँ से क्या पूछा जाता है, जो कॉम्प्रिहेंसिव पाठ्यक्रम है, और इस खंड में रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव यूनिट से जो कुल लगभग 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कुल 10 अंक के होते हैं। हालांकि इस खंड के लिए कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं है, लेकिन जैसे इतिहास, विज्ञान, प्रौद्योगिकी इस और दर्शन पर आधारित कुछ क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किए जाते हैं। यूनिट 4 है। यूनिट 4 में देखते हैं UGC नेट संचार पाठ्यक्रम है। ठीक है, इसका संचार अर्थ, प्रकार, विशेषताएं, और संचार जो लोग जैसे कम्युनिकेशन जिसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, प्रेषण। ठीक, प्रभावी संचार, मौखिक, गैर मौखिक, अंतर सांस्कृतिक, समूह समाचार, सस्वारी संचार, कक्षा संचार। प्रभावी संचार किस प्रकार से होने चाहिए, मतलब, और उसमें बाधाएं कौन कौन सी आती हैं, इस पे क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। जनसंचार, माध्यम और समाज। ठीक है, ये यूनिट 4 है। एक स्लाइड गई। ये यूनिट 5 है, UGC नेट। इसमें जो आपकी जो मैथमेटिकल एबिलिटीज़ हैं और एबिलिटीज़ हैं उसके बारे में चर्चा की जाएगी। उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे वहाँ, और वो क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, जैसे संख्या श्रृंखला, अक्षर श्रृंखला, कोड संबंधन, रीजनिंग है ये, और गणितीय योग्यता, मैथमेटिकल और रीजनिंग दोनों इसमें मिक्स है। ठीक है, भिन्न समय और दूरी, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, ब्याज, छूट, औसत, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं रीजनिंग में, और सॉरी गणित में। और रीजनिंग में अक्षर श्रृंखला, कोड संबंध। हालांकि ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, जो बहुत अधिक क्वेश्चन यहाँ से पुटअप नहीं होते हैं, जो थोड़ा बहुत अगर आप लोग चेष्टा करेंगे। और अगर UGC नेट में अगर आप पहला पेपर आपके लिए अगर आपका बहुत अच्छा हो जाता है, कोशिश कीजिएगा पहले पेपर में मैक्सिमम से मैक्सिमम जो नंबर्स हैं वो आप उसको गेन कर सकें, ताकि आपके लिए JRF क्वालिफाई करना इजी हो जाए। क्योंकि यहाँ से अगर आप अच्छे मार्क्स उठा लेते हैं तो इजी हो जाता है काफ़ी। चूँकि कॉमन पेपर होता है और काफ़ी चीज़ें मिक्सअप होती हैं, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। इसमें
क्योंकि छोटा छोटा सिलेबस है तो पढ़ने में आसानी होती है, तो आप उसको पुराने पेपर पढ़ते रहेंगे तो उसमें समझने में आसानी होगी। ये लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन है, तर्कों की संरचना, निगमात्मक तर्क, आगमनात्मक तर्क, वेन आरेख, भारतीय तर्क शास्त्र, मतलब रीजनिंग है टोटल, मैथमेटिक्स और रीजनिंग। ठीक, डेटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, डीआई जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसमें जो आंकड़ों का स्रोत, अधिग्रहण, वर्गीकरण हो गया, मात्रात्मक गुणात्मक हो गया, सचित्र प्रदर्शन हो गया, डेटा व्याख्या, डेटा और शासन। ठीक है, यूनिट 8 है यूजीसी नेट सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी। ठीक है, यूजीसी नेट सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, इसमें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, आईसीटी का मैंने बताया था। सामान्य संक्षिप्तीकरण, इंटरनेट, इंट्रानेट और ईमेल, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, उच्च शिक्षा, डिजिटल पहल, आईसीटी और शासन। ये इन सब शब्दावली से आप सभी लोग वाकिफ़ होंगे, क्योंकि जो लोग इंटरनेट प्रयोग करते हैं ये सारी शब्दावली से आप वाकिफ़ होंगे और मोस्ट प्रोबेबली इसके बारे में आप लोग जानकारी भी रखते हो, थोड़ी बहुत जानकारी रखते होंगे, और थोड़ा सा अगर आप इसको स्टडी करेंगे आपको बहुत अच्छी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। यूनिट 9 है यूजीसी नेट लोक विकास और पर्यावरण। ठीक है, इसमें लोक विकास और पर्यावरण इकाई के लिए यूजीसी नेट पाठ्यक्रम के निम्न विषय इसमें निम्नलिखित शामिल किए जाते हैं। इसमें विकास और पर्यावरण है, और सहस्त्राब्दी विकास है, सतत विकास लक्ष्य, एसडीजी बोलते हैं इसको, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक, और ये पर्यावरण से संबंधित है, जैसा ये पूरा पोर्शन ही पर्यावरण से संबंधित है। मानव और पर्यावरण अंतःक्रिया, और मानव पर्यावरण किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, मानव जनित गतिविधियां क्या हैं, उसका पर्यावरण पे इफेक्ट क्या पड़ता है, पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में किस प्रकार से इफेक्ट पड़ता है। और आजकल वैसे भी आप लोग देख रहे हैं कि पर्यावरण पे जो वर्ल्ड लेवल पे बहुत अधिक फोकस किया जा रहा है, ताकि जो हमारा इन्वायरमेंट है ग्लोबल वार्मिंग से जो चेंज हो रहा है लगातार, तो उसमें कुछ कंट्रोल किया जा सके। तो इस पर बहुत अधिक चर्चा नहीं करते हैं हम, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह पे तो बात के टॉपिक हैं। तो पर्यावरण मुद्दे कौन कौन से हैं? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, अपशिष्ट, जलवायु परिवर्तन, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आयाम। मानव स्वास्थ्य पर जो प्रदूषकों के प्रभाव किस प्रकार से पड़ते हैं। जैसे कि दोस्तों, मानव प्रभाव पर स्वास्थ्य के जो प्रदूषक होते हैं, जैसे आर्सेनिक हो गया, जैसे कि हम लोग आजकल देखते हैं कि पानी में आर्सेनिक की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे भारत में कैंसर और अन्य बीमारियों का मतलब जो प्रोबेबिलिटी है धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, भाई कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, और उन पर किस प्रकार से जो गवर्नमेंट्स हैं कौन कौन से इस पर योजनाएं लागू कर रखी हैं, या फिर क्या उनकी पॉलिसीज़ हैं। प्राकृतिक आपदाएं, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जलवायु परिवर्तन पर्यावरण संरक्षण से अधिनियम कौन कौन से हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो योजनाएं हैं कौन कौन से हैं, उस पर समझौते कौन कौन से हैं, परिवर्तन क्या क्या किए जा रहे हैं। ठीक है, राष्ट्रीय कार्य, ये यूनिट 8 है, यूनिट 9 है। ठीक, पेपर फेस्ट का ही ये यूनिट 10 है, आखिरी यूनिट है, और इसमें हम जो यूजीसी नेट उच्च शिक्षा प्रणाली पाठ्यक्रम से रिलेटेड है ये। और प्राचीन भारत में, और इसमें क्या पूछा जाएगा, प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा क्रम अध्ययन संस्थान किस प्रकार से कार्य करते थे। स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च शिक्षा और अनुसंधान का विकास किस प्रकार से हुआ। ओरिएंटल, पारंपरिक और गैर पारंपरिक शिक्षण कार्यक्रम क्या है। व्यावसायिक, तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा क्या है। मूल्य शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा और नीतियाँ, शासन और प्रशासन, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। ठीक है, अगला जब हम देखते हैं, अब हम उसके जो सब्जेक्ट पे आ जाते हैं। ये तो अभी एक कॉमन सब्जेक्ट की चर्चा की है, कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं और कौन कौन से टॉपिक हैं, उसकी चर्चा अभी हमने की है। अब हम चर्चा करते हैं सब्जेक्ट की। जैसे कि मैं इतिहास सब्जेक्ट से आपकी क्लासेस लूँगा और उसके रिगार्डिंग ही आपको पढ़ाऊँगा। तो ये जो सेकंड इसका जो चैप्टर है, जो पेपर 2 है, वो इतिहास के रिगार्डिंग ही आपको वहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। और जो दूसरे सब्जेक्ट चुनते हैं, जो दूसरे अन्य सब्जेक्ट चुनते हैं, उनको उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। फिलहाल ये तो सभी लोग जानते ही हैं।
तो इसमें इकाई फर्स्ट है, इसमें सूत्रों पे बातचीत होगी। स्रोत मतलब जो हिस्ट्री के जो सोर्सेस हैं, कहाँ कहाँ से हिस्ट्री के जो सोर्सेस हैं जो लिखी गई है उसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई है, जैसे कि पुरातात्विक साक्ष्य हो गए और साहित्यिक साक्ष्य हो गए, इस तरीके से। वैदिक और उत्तर वैदिक काल, सिंधु और हड़प्पा सभ्यता, पशुपालन और खाद्य उत्पादन, राज्य प्रणाली का विस्तार और विकास। ठीक है, यहाँ पे विकास भी कोई बड़ा इशू नहीं है, लिख देता हूँ। ठीक, ये इकाई पहली है, फर्स्ट इकाई है इसकी, मतलब यूनिट फर्स्ट। इसमें हम सूत्रों की बात करेंगे, सोर्सेज की बात करेंगे, पुरातात्विक सोर्सेज की बात करेंगे, वैदिक काल उत्तर वैदिक काल के बारे में बात करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करेंगे, और वैदिक काल में और वैदिक पशुपालन और एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे, और राज्य प्रणाली का विस्तार और विकास किस प्रकार से हुआ उसके बारे में चर्चा हम करेंगे इसमें। इकाई 2 में क्या है, राज्य और साम्राज्य। राज्य की स्थापना कैसे हुई, राज्य से साम्राज्य की ओर हम लोग किस प्रकार से आगे बढ़े थे, कि जैसे कि हम लोग देखते हैं कि वैदिक काल में जन शब्द आया है, और उसके बाद फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो ग्रामीण सभ्यता से वो नगरीय सभ्यता में तब्दील हुई, नगर से महानगरों में तब्दील हुई, और महानगरों से वो जनपदों में तब्दील हुई। ठीक है, इसमें राज्य से साम्राज्य तक की बात करेंगे, साम्राज्य का विघटन और क्षेत्रीय शक्तियों का उदय की बात करेंगे। ठीक है, हर्ष और उनका जो काल था उसके बारे में बात करेंगे, और गुप्ता डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे। आंध्र प्रदेश में सालांकन और विष्णुकुंडिन, उसके बारे में हम बात करेंगे। यूनिट 3 क्या है, क्षेत्रीय राज्यों के उदय की फिर से चर्चा की जाएगी। जैसे कि दोस्तों हम मिडवल हिस्ट्री में भी देखते हैं कि क्षेत्रीय राज्यों की उदय हुआ था, और एशियंट हिस्ट्री में भी हम देखते हैं क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ था, जैसे चोल हो गए, पल्लव हो गए, और पांड्याज हो गए। ठीक, चेर, बहुत से राजवंश थे, सातवाहन हो गए, वाकटक वंश हो गया, और बहुत सारे वंश थे। कुछ विदेशी आक्रांता भी थे, जैसे सुख कुषाण, इस तरीके से बहुत सारे राजवंश हुए थे, उनका स्थापना के बारे में चर्चा करेंगे। दक्कन, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पश्चिम भारत, उत्तर भारत के राज्यों की चर्चा करेंगे। मध्यकालीन भारत में राज्यों का गठन पर बहस करेंगे हम लोग। ब्राह्मणवादी धर्मों का विकास, व्यापार और शहरीकरण, मध्यकालीन भारत की विशेषताओं पे बात करेंगे। ठीक है, ये पूरा मोस्टली मध्यकालीन भारत से रिलेटेड है। इकाई 4, अब मध्यकालीन भारत का इतिहास के सूत्र की बात करेंगे। क्योंकि मिडवल हिस्ट्री दोस्तों 2 पार्ट में डिवाइड होती है। एक तो मिडवल हिस्ट्री जैसे सल्तनत, राजपूतों का काल और सल्तनत काल के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, और फिर उसके बाद जो मिडवल हिस्ट्री दूसरा पार्ट चलती है, वो कह सकते हैं कि जो मुगल्स थे वहाँ से स्टार्ट हो जाती है, 15वीं सेंचुरी से स्टार्ट हो जाती है, फिर वो चलती रहती है मराठों तक उसका समझ लो होता है, जब तक अंग्रेज लगभग पूरे भारत पे कब्जा नहीं कर लेते। ठीक है, मध्यकालीन भारत का इतिहास, मराठों का उदय, छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा स्वराज की स्थापना, विजयनगर साम्राज्य, ठीक है, मुगल साम्राज्य। ठीक, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के जो सोर्सेस हैं, और परवर्ती मुगल और मुगल साम्राज्य का विघटन की बात के, मुगल साम्राज्य उनके साम्राज्य के बाद का किस प्रकार से मुगलों का विघटन हो गया था। 5वीं इकाई है जिसमें हम प्रशासन और अर्थव्यवस्था की बात करेंगे। ठीक है, जैसे मुगलों की अर्थव्यवस्था किस प्रकार से थी, उनका प्रशासन किस प्रकार था, और उस समय जो अन्य राज्य और प्रशासन थे उनकी व्यवस्था किस प्रकार से थी। लेकिन मुख्य रूप से इसमें जो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं थी, बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं जिन्होंने भारत के बहुत बड़े हिस्से पे अपना शासन किया था, जैसे शेरशाह सूरी हो गया, और तुम्हारे मुगल्स हो गए, इन्होंने भारत के बहुत बड़े हिस्से पे शासन किया था, तो उनकी व्यवस्थाएं भी बड़ी थी, तो जाहिर सी बात है उनसे क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप हो जाएंगे। प्रशासन और अर्थव्यवस्था, शेरशाह का प्रशासनिक सुधार, दक्कन में प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार से थी, प्रशासन और अर्थव्यवस्था उस समय किस प्रकार, ये टोटली इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सल्तनत काल और मुगलों के काल के दौरान अंतर्राज्यीय संबंध किस प्रकार से थे, दिल्ली सल्तनत और मुगलों के अधीन सीमांत नीतियाँ किस प्रकार थी। ठीक, और
इकाई 6 में हम जब चर्चा करते हैं समाज और संस्कृति, ठीक है, मध्यकालीन काल के संत, समाज और संस्कृति, मध्यकालीन और समाज और सिख आंदोलन, सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन, शिक्षा और ललित कला का विकास, ठीक है, ये भी मध्यकालीन बहुत बड़ा है। और इकाई 7 में आता है अब आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक, कहाँ से 1857 का विद्रोह, भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना और उसका विस्तार जो बंगाल से शुरू होता है, ठीक है, और कंपनी और क्राउन का प्रशासन और उसके जो मुख्य जो अधिनियम्स आए थे, जैसे 1793 भारत चार्टर एक्ट से स्टार्ट होकर फिर 1935 तक भारत शासन अधिनियम तक, ठीक है, स्थानीय स्वशासन, संवैधानिक परिवर्तन और ब्रिटिश शक्ति का उदय। आगे चलते हैं, इकाई नंबर 8 है जिसमें हम चर्चा करेंगे जी उस आधुनिक भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार से थी और उसका विस्तार किस प्रकार से था, उसको उद्योगों की क्या स्थिति थी। तो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था, उद्योगों का पतन, कृषि का विस्तार, भारतीय भाषाएं और साहित्यिक रूपों का आधुनिकीकरण और ब्रिटिश औद्योगिक नीति, मौद्रिक नीति, बैंकिंग रणनीति उनके किस प्रकार से थी, उद्योगों का स्थापना, भारतीय समाज में परिवर्तन किस प्रकार से हुआ, अकाल, महामारी, सरकार की नीति और शिक्षा नीति, भारतीय पुनर्जागरण, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये आधुनिक भारत का है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। गांधी युग अगर देखते हैं, इसमें गांधीवाद बहुत अधिक देखने को मिलता है। भारतीय राष्ट्रवाद का उदय, स्वदेशी और स्वराज, वामपंथी राजनीति, स्वतंत्रता से विभाजन की ओर, नौकरशाही की संरचना, स्वतंत्रता के बाद का भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म, आर्थिक नीतियाँ और योजना प्रक्रिया, विकास, विस्थापन और जनजातीय मुद्दे, विदेश नीति पहल और गांधीवादी जन आंदोलन। ये 9वीं यूनिट थी। आखिरी यूनिट हम देखते हैं 10वें यूनिट में क्या है। 10वें यूनिट में मतलब मिक्सअप किया हुआ है, एक तरीके से बहुत सारी चीज़ें मिक्सअप कर दी हैं, जैसे ऐतिहासिक पद्धति, रिसर्च की और कार्यप्रणाली, इतिहास लेखन और इतिहास का दायरा और उसका महत्व के क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। इतिहास में वस्तुनिष्ठता और पूर्वग्रह, ऐतिहासिक विज्ञान, कला, सामाजिक विज्ञान क्या है, इसके बारे में चर्चा है। इतिहास में कारण और कल्पना और ह्यूरिस्टिक ऑपरेशंस और इतिहास में आलोचना, मतलब रिसर्च से संबंधित है, हिस्टोरिकल जो तथ्य हैं उनसे संबंधित है, और इतिहास का जन्म कैसे हुआ, उसकी लेखन प्रणाली किस प्रकार से थी और लेखन प्रणाली में किस किस प्रकार की विधियों का प्रयोग किया गया था। बहुत सारी डेटा संग्रह, बहुत सारी चीज़ें जो कि यहाँ पे क्षेत्रीय इतिहास का महत्व क्या है उसमें देखने को मिलता है। भारतीय इतिहास की नवीनतम प्रवृत्तियाँ किस प्रकार की हैं, अनुसंधान क्रिया विधि क्या है, इतिहास में परिकल्पना हाइपोथेसिस का क्या यूज है, इतिहास में विषय का चयन, ठीक है, ऐतिहासिक अनुसंधान में रुझान, हालिया भारतीय इतिहास लेखन आदि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हम देखते हैं कि जो पेपर 2 इतिहास भी हमने कंप्लीट कर लिया है कि किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किए जा सकते हैं। और अगर आप लोग प्रॉपर स्टडी करते रहेंगे पुराने पेपरों की तो बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चनों को समझना और उनके जो प्रकार है, उनके जो मोड हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं और चांसेस कहाँ से हैं क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप करने के और उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है आने की इस साल। तो इस तरीके से अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, उस पर थोड़ा सा अनुसंधान करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपको उसको क्रैक करना। तो कोशिश कीजिए इस पर बेहतर कर पाएँ। तो दोस्तों, और ये दोस्तों हमारा L1 क्लासेस है प्रयागराज। अगर जैसे इसमें कई प्रकार के हम लोग कोर्सेज चला रहे हैं, TGT PGT के 499 में है, SSC CGL 499 में है, UGC NET 499 में है, UP TET CTET 99 में है, BSc फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर 99 ओनली चलना है। तो ये हमारी जो संस्थान है उसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं UGC NET JRF हिस्ट्री से और ज्योग्राफी से और केमिस्ट्री से और UP TET CTET और TET और TGT PGT हिस्ट्री और ज्योग्राफी और केमिस्ट्री से,
चूँकि अभी हम लोग यही क्लासेस चला रहे हैं और स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसके रिगार्डिंग ही इन्फॉर्मेशन है। लेकिन अगर आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो एडमिशन लीजिए, बहुत मिनिमम कॉस्ट पे है अदर कोचिंग के कंपैरिजन में, और आपको बेहतर कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, इसका विश्वास आपको दिला सकता हूं। और उम्मीद होगी अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको इजी हो जाएगा कंपटीशन को क्रैक करना। हालांकि वो आपकी मेहनत पे ज़्यादा डिपेंड करता है, मटेरियल पे कम, आप कितना मेहनत कर पाते हैं और कितना जो यहाँ पढ़ाया जाता है उसके अलावा कितना आप कहीं और से भी गेन कर सकते हैं। किताबें पढ़िए, टेक्स्ट बुक पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, तो बहुत सी चीज़ें और भी नई चीज़ें भी मिलेंगी, यहाँ के अलावा भी नई चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसके अलावा कहीं और चीज़ें ना मिलें। क्योंकि हम सभी लोग एक कंपटीशन एरा में हैं जहाँ पे कोई मोड़ नहीं है, क्योंकि हम लोग हाई स्कूल इंटर का पेपर नहीं दे रहे हैं, कंपटीशन है। कंपटीशन में और कहाँ से क्या पूछ लेते हैं सिलेबस में, कहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप आ जाते हैं और फंसाने वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये कहना कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही सही से आ जाएगा, ये अनुचित सा प्रतीत होता है। फ़िलहाल मेरे लिए तो अनुचित ही है। मैं तो ये नहीं कहूँगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही आ रहा है, मैं तो ये कहूँगा जो मैं कोशिश की है कि पिछले पेपरों को देखते हुए जो पढ़ा रहे हैं, जो पिछले पेपरों में आते आ रहे हैं, उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, पूरा सिलेबस तैयार किया गया है। और आप लोगों से भी कोशिश करूँगा टेक्स्ट बुक को, अगर आप नेट जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी दे रहे हैं तो पुराने पेपर्स टेक्स्ट बुक कोशिश कीजिए अधिक से अधिक पढ़ने की और बार बार रिपीट कीजिए, तो आपको कुछ ना कुछ नया हमेशा मिलता रहेगा। तो ये यूट्यूब चैनल है हमारा L1 क्लासेस से, टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लोग सर्च करेंगे तो आप लोगों को ये मिल जाएगा। और प्ले स्टोर पे जाके हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, L1 क्लासेस है प्रयागराज करके, तो आप लोग डाउनलोड कीजिए और एडमिशन लीजिए। और सीमित जो ऑफ़र चल रहा है उसका लाभ आप उठाइए, ताकि हम लोग भी आपके लिए कुछ कर सकें और आप लोग हमारे लिए भी कुछ कर सकें। तो कोशिश हम लोगों की तो यही है कि बेहतर से आपको कंटेंट दे पाएँ, ताकि आपको पढ़ने में मज़ा आए कि हाँ कि चलो कंटेंट अच्छा है, बेहतर है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं जब हम अगली बार मुलाकात हो आपसे हमारी होगी, तो हम प्रॉपर जो उसकी हिस्ट्री की जो क्लासेस हैं उसके रिगार्डिंग ही बात करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू सुनने के लिए, थैंक यू, काफ़ी पेशेंस के साथ सुना होगा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मिलते हैं दोस्तों अगली क्लासेस में।